फेवी 7 36 पुनर्समूहीकरण। स्पाइक शार्क बीस्ट वास्तव में डूफैंग को एक ही झटके में निगल जाना चाहता था ताकि उस वार का बदला ले सके जो डूफैंग ने अभी अभी उसे किया था। डूफैंग ने विरोध न करने का फैसला किया और प्रवाह के साथ बहते हुए स्पाइक शार्क बीस्ट के मुंह की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह याओ बीस्ट के मुंह में दाखिल हुआ, ठीक उसी क्षण जब उसका विशाल मुंह बंद हुआ, उसने अपने अंगूठी के आकार के जादुई हथियार से प्रहार किया और स्पाइक शार्क बीस्ट के ऊपरी जबड़े की जड़ों से नुकीले, सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति को तोड़ दिया। स्पाइक शार्क दानव दर्द से दहाड़ा, उसके मुंह से खून बह रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए डूफैंग ने अपने शरीर को सीधा किया, याओ दानव के मुंह से बाहर निकला और एक ही छलांग में वापस नाव पर आ गिरा। घायल स्पाइक शार्क बीस्ट की पीठ पर मौजूद 3 हड्डी के उभार तुरंत काले पड़ गए, क्योंकि वह जहरीली धुंध से हमला करने का इरादा रखता था। डूफैंग ने उसे मौका नहीं दिया। उसने अपनी अंगूठी के आकार की जादुई कलाकृति को फेंका, जो याओ दानव की ओर उड़ते हुए पूरी गति से घूम रही थी। इससे पहले कि याओ दानव अपनी जहरीली धुंध फैला पाता, उसने प्रहार किया और उसकी तीनों हड्डियों को जड़ से तोड़ दिया। अपनी हड्डियों के नुकीले सिरे और तेज दांत खो देने के कारण स्पाइक शार्क बीस्ट हमला करने में असमर्थ हो गया और जल्दी से पानी में गोता लगाकर भागने के लिए मुड़ गया। जब तक डूफैंग ने आगे बढ़ने का फैसला किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डूफैंग ने चारों ओर देखा और पाया कि युद्ध अपने अंत के करीब था। सभी शिष्यों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और परिणाम प्राप्त कर लिए थे। लगभग 20 याओ राक्षसों में से 10 से भी कम बचे थे। कनिष्ठ योद्धा हुआंग भी किनारे से देख रहा था और कभी कभी भागने की कोशिश करने वाले 1-2 राक्षसों को अपनी तलवार के एक ही वार से मार गिराता था। जब उसने देखा कि अब कोई स्पाइक शार्क बीस्ट नहीं बचा है, तो डूफैंग ने अपनी जादुई कलाकृति को एक तरफ रख दिया और आराम करने के लिए लेट गया। कुछ ही समय में सभी ने सभी स्पाइक शार्क बीस्ट को खत्म कर दिया। डूफैंग ने समूह का अवलोकन किया। शुरुआत में एक हाथ खो चुके क्यूई शोधन स्तर 9 के शिष्य को छोड़कर बाकी 8 में से केवल 2 को मामूली चोटें आई थीं और बाकी सभी अनहाम थे। थोड़े आराम के बाद सभी ने अपने मार्ग पर गश्त जारी रखी। हालांकि इस घटना के बाद वे पहले की तरह लापरवाह नहीं रहे थे और सभी थोड़े घबराए हुए थे। भले ही इस लड़ाई में चौथे या उससे ऊपर के किसी स्पाइक शार्क बीस्ट का सामना नहीं हुआ था और कोई बड़ी हताहत भी नहीं हुई थी। जूनियर योद्धा हुआन के साथ होने से चिशोधन चरण के शिष्यों को बहुत अधिक चिंता नहीं थी, लेकिन वे बहुत अधिक निश्चिंत भी नहीं थे। आखिरकार, यदि याओ राक्षसों के समूह में 2 या 3 चौथे या उससे उच्च श्रेणी के याओ राक्षस प्रकट हो जाते, तो उनमें से केवल एक भी उनसे निपटने के लिए अलग हो जाता, तो भी यह उनके बस से बाहर होता। इसके बाद गश्ती अभियान काफ़ी गंभीर माहौल में सुचारू रूप से पूरा हुआ और याओ बीस्ट समूह का कोई और समूह दिखाई नहीं दिया। कहा जा सकता है कि डूफैंग को स्पाइक शार्क बीस्ट्स के साथ इस लड़ाई से काफ़ी लाभ हुआ। सबसे पहले उनका व्यवहारिक युद्ध अनुभव बढ़ा। यह एक जीवन मरण की परीक्षा के दौरान प्राप्त हुआ, जिसकी तुलना सामान्य अभ्यास या तलवार चर्चा सम्मेलन के दौरान होने वाले अभ्यास सत्रों से नहीं की जा सकती। दूसरे, उन्हें 5 अस्थि कंठ प्राप्त हुए। यद्यपि ये 5 अस्थि कंठ केवल द्वितीय श्रेणी के स्पाइक शार्क बीस्ट से प्राप्त हुए थे, फिर भी इनकी कीमत कम से कम 20 या 30 ची युआन की गोलियों के बराबर थी। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं था, फिर भी यह एक आय थी। फुनान द्वीप लौटने और अन्य 4 गश्ती दलों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि केवल डूफैंग का दल ही याओ राक्षसों के समूह से नहीं टकराया था। अन्य तीनों दल भी अपनी गश्त के दौरान याओ राक्षसों के समूहों के हमले का शिकार हुए थे और ली उपनाम वाले साधक के नेतृत्व वाले समूह में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। 5 गश्ती दलों का सामना जिन याओ राक्षसों से हुआ, वे सभी अलग अलग थे, लेकिन सौभाग्य से उनकी संख्या अधिक नहीं थी। वे सभी याओ राक्षसों के छोटे छोटे समूह थे। अन्यथा मुझे डर है कि और भी अधिक जानमाल का नुकसान हो सकता था। इस मुठभेड़ के बाद सभी को यकीन हो गया कि समुद्री दानव विद्रोह का प्रकोप वाकई समय से पहले आ गया है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए विशेषकर असंख्य चिशोधन स्तर के शिष्यों को यह ज्ञात था कि पिछले समुद्री दानव विद्रोहों में हर बार बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, जिनमें किंग्युआन संप्रदाय के कुछ शिष्य भी शामिल थे। इस समुद्री दानव विद्रोह में उन्हें नहीं पता था कि उनमें से कौन मारा जाएगा। डूफैंग का मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वह अभी 16 साल का भी नहीं हुआ था। उसके सामने बहुत से काम थे और उसे अपने माता पिता और बड़े भाई से मिलने के लिए घर भी लौटना था। वह इस फुनान द्वीप पर अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। कई प्राथमिक योद्धाओं से परामर्श करने के बाद यांग मिंग ने निर्णय लिया कि अगली बार से 5 गश्ती दल 2 में विलय कर दिए जाएंगे।
यांग मिंग, ली उपनाम वाले साधक और कनिष्ठ योद्धा हुआंग एक समूह बनाएंगे, जिसका नेतृत्व यांग मिंग करेंगे। वांग उपनाम वाला व्यक्ति और अन्य दो प्राथमिक योद्धा दूसरा समूह बनाएंगे, जिसका नेतृत्व वांग उपनाम वाले प्राथमिक योद्धा करेंगे। इस प्रकार दोनों समूहों की शक्ति में काफी वृद्धि हुई और दोनों के नेतृत्व में योद्धा क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ थे। जब तक उनका सामना 4 या 5 से अधिक चौथे दर्जे के याओ राक्षसों से नहीं होता, तब तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी। 6 महीने बाद गश्त के लिए फिर से समुद्र में जाने का समय आ गया था। एक समूह पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर रवाना हुआ, और इस तरह उन्होंने अपनी नियमित गश्त शुरू की। क्योंकि उन्हें पता चला था कि किंग्युआन संप्रदाय के गश्ती दल ने पिछली बार कई याओ जानवरों को मार गिराया था, इसलिए अन्य संप्रदायों और परिवारों के कई शिष्य इस गश्ती के लिए किंग्युआन संप्रदाय के साथ समुद्र में गए। उन सभी के पास अपनी अपनी नावें थीं, कुल मिलाकर 70 या 80 लोग थे। इनमें 3 प्राथमिक योद्धा थे और बाकी सभी चिशोधन स्तर के शिष्य थे, जिनमें सबसे कमजोर शिष्य की शक्ति चिशोधन स्तर 6 की थी। ये लोग भी 2 समूहों में विभाजित थे, जो क्रमशः किंग्युआन संप्रदाय के 2 समूहों का अनुसरण कर रहे थे। इस प्रकार दोनों गश्ती दल में 60 या 70 लोग थे। इतनी संख्या के साथ जब तक उनका सामना 5वें दर्जे के याओ राक्षसों से नहीं होता, तब तक वे तीसरे दर्जे से नीचे के 2 या 300 याओ राक्षसों के आने पर भी आसानी से उनका सामना कर सकते थे। कर्मियों की संख्या में वृद्धि और ताकत में भारी उछाल के कारण सभी आत्मविश्वास से भरे हुए थे, यहाँ तक कि याओ बीस्ट के एक समूह से फिर से मुकाबला करने और एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए उत्सुक भी थे। हालांकि सभी की निराशा के लिए ये गश्त बहुत ही सुचारू रूप से चली। उन्हें एक भी याओ बीस्ट नहीं मिला, जिससे सभी कुछ समय के लिए काफी निराश हो गए। डू फैंग को कोई परवाह नहीं थी। वह केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करता था और किसी की चर्चा में भाग नहीं लेता था। बेहतर यही था कि कुछ न हो, इससे उसे साधना करने और अपनी साधना क्षमता को बढ़ाने के लिए अधिक समय मिल जाता। ऐसे वातावरण में केवल अधिक शक्ति होने से ही जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती, अन्यथा यदि सावधानी न बरती जाए तो गश्त के दौरान मारा जा सकता है। केवल यही गश्त निष्फल रही। अगले 3 महीनों में कई गश्तों में एक भी याओ राक्षस नहीं मिला, मानो इस समुद्र के सभी याओ राक्षस अचानक गायब हो गए हों, या मानो याओ राक्षसों को भी पता चल गया हो कि मनुष्य की शक्ति प्रबल है और वे इस समुद्री क्षेत्र में उनका पीछा कर रहे हैं ताकि उन सभी को खत्म कर सकें, इसलिए वे सभी छिप गए थे। इस स्थिति से योद्धा जगत के कई विशेषज्ञ बेहद परेशान थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि डू फैंग बहुत खुश था। किंग्युआन संप्रदाय के शिष्यों के आगमन के कारण फुनान द्वीप पर अब पहले से कहीं अधिक लोग मौजूद थे, न केवल उसके जैसे मध्य और उच्च स्तर के शिष्य जो चिशोधन स्तर 7 और उससे ऊपर के थे, बल्कि चिशोधन स्तर 5, 4 और यहाँ तक कि स्तर 3 के भी कई लोग थे। इसलिए फुनान द्वीप पहले से कहीं अधिक जीवंत हो गया था और कई दुकानें खुल गई थीं। पिछली लड़ाई से प्राप्त 5 हड्डियों के कांटे अच्छी कीमत पर बिके, जिससे उसे 50 युआन की गोलियां मिलीं। जैसे जैसे व्यक्ति की शक्ति बढ़ती गई, इन युआन गोलियों की प्रभावशीलता कम होती गई। 8वें और 9वें स्तर पर पहुंचने वालों के लिए इसका प्रभाव नगण्य था। डू फैंग को विश्वास था कि वह जल्द ही ची रिफाइनिंग स्टेज 8 में प्रवेश कर लेगा। शक्ति जितनी अधिक होगी, युद्ध में जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, ये सिद्धांत सभी को पता था। गश्त का समय फिर से आ गया था। विभिन्न छोटे संप्रदायों और परिवारों के शिष्य, साथ ही वे स्वतंत्र साधक, किंग्युआन संप्रदाय के दोनों समूहों के पीछे पीछे मार्ग पर चल पड़े। किंग्युआन संप्रदाय की 2 शाली लकड़ी की नावों के अलावा 7 या 8 छोटी नावें भी उनके पीछे पीछे चल रही थीं, जिनमें से प्रत्येक में 7 या 8 लोग सवार थे। इनमें नानलिंग प्रांत के दूसरे सबसे बड़े संप्रदाय तियानकिंग संप्रदाय के शिष्य, साथ ही अन्य छोटे संप्रदायों और विभिन्न प्रमुख परिवारों के शिष्य और कुछ स्वतंत्र साधक शामिल थे। आत्मा को मोहित करने वाली पीपा। डू फैंग शाली की लकड़ी की नाव पर चुपचाप बैठकर ध्यान साधना कर रहा था, अपने आसपास हो रही हर चीज को नजरअंदाज कर रहा था। पहले 2 दिनों की यात्रा शांतिपूर्ण रही थी और तीसरे दिन की सुबह तक सभी को यह विश्वास हो गया था कि यह गश्ती भी बिना किसी घटना के पूरी हो जाएगी। जैसे ही किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य आराम कर रहे थे, यांग मेन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, सावधान रहो, याओ जानवरों का एक बड़ा समूह आ रहा है। ये सुनकर सभी के चेहरे के भाव बदल गए और वे तुरंत सतर्क हो गए। वे सीधे खड़े हो गए, अपने जादुई हथियार निकाल लिए और पूरी तरह चौकन्ने होकर अपनी निगाहें आगे की ओर जमा लीं। कुछ ही क्षणों बाद कुछ 100 झांक की दूरी पर पानी के नीचे से अचानक याओ जानवरों के घने झुंड उभर आए।
ये याओ जानवर 3 समूहों में विभाजित थे, जिनमें से प्रत्येक में 60 से 70 जानवर थे, जो कई दर्जन झांक द्वारा अलग किए गए थे। डू फैंग ने अपनी निगाहें केंद्रित की और देखा कि याओ बीस्ट की 3 किस्में स्पाइक शार्क बीस्ट, ऑक्टोपस और टूना थीं। याओ बीस्ट की 3 प्रजातियों में से प्रत्येक में लगभग 1 दर्जन टियर 3 बीस्ट थे, जबकि बाकी अधिकांश टियर 2 के थे, और टियर 1 याओ बीस्ट की संख्या बहुत कम थी। टियर 4 से ऊपर का कोई भी याओ बीस्ट नहीं मिला। चौथे स्तर से ऊपर के किसी भी याओ बीस्ट का पता न चलने पर यांग मिंग ने राहत की सांस ली। इस तरह, यद्यपि याओ बीस्ट की संख्या अधिक थी, फिर भी उनकी तरफ खतरा नगण्य था। उसने चिल्लाकर कहा, सब लोग सावधान रहें, एक दूसरे से अलग होने की कोशिश न करें। समूह से कई सौ झांक दूर रुकने के बाद याओ जानवरों का झुंड स्थिर रहा। उन्होंने हमला शुरू नहीं किया, बल्कि उनके साथ गतिरोध की स्थिति में खड़े रहे। ये देखकर कि याओ बीस्ट हमला नहीं कर रहे थे, समूह ने भी कोई पूर्वव्यापी हमला नहीं किया, क्योंकि यांग मिंग को पूर्वाभास हो गया था कि उच्च श्रेणी के याओ बीस्ट प्रकट होने वाले हैं, और उनके आदेश के बिना किसी ने भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में यांग मिंग का चेहरा बदल गया और उसने कहा, कई चौथे स्तर के याओ राक्षस आ रहे हैं। वहां मौजूद 60-70 लोगों ने ये सुना और उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। एक दूसरे को देखते हुए उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में भय का भाव देखा। एक टियर 4 याओ बीस्ट एक मानव प्राथमिक योद्धा के बराबर था। यांग मिंग और उपस्थित 4 प्राथमिक योद्धाओं के अलावा कोई और उनका सामना नहीं कर सकता था। यांग मिंग के बोलते ही झुंड के सामने 6 विशालकाय याओ जानवर प्रकट हुए। ये 6 याओ जानवर झुंड के सामने रुक गए और सबकी ओर घूरने लगे। इन 6 याओ बीस्ट में से एक वास्तव में टियर 5 स्पाइक शार्क बीस्ट था, 2 टियर 4 के थे, 2 टियर 4 टूना थे और 1 टियर 4 ऑक्टोपस था। चौथे स्तर के स्पाइक शार्क जैसे विशालकाय जीव 4 झांक से अधिक लंबे और अपने सबसे चौड़े हिस्से पर 1 झांक चौड़े थे। उनकी पीठ पर मौजूद 3 हड्डी के उभार 4 फीट लंबे और 4 इंच से अधिक मोटे थे, जो एक भयावह काली रोशनी से चमक रहे थे, जिसे एक नज़र में ही देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। 5वें स्तर का स्पाइक शार्क बीस्ट उससे भी बड़ा था, जिसकी लंबाई 5 झांक से भी अधिक थी। चौथे स्तर के अन्य 3 याओ बीस्ट आकार में चौथे स्तर के स्पाइक शार्क बीस्ट के समान थे। 5वें स्तर के स्पाइक शार्क जैसे विशालकाय जीव ने समूह की ओर देखा, फिर आकाश की ओर दहाड़ते हुए एक अजीब सी चीख निकाली। यह आवाज़ सुनकर शेष 200 से अधिक याओ जैसे विशालकाय जीव भी तुरंत दहाड़ते हुए मनुष्यों की ओर दौड़ पड़े। 200 से अधिक याओ राक्षसों की सामूहिक दहाड़ समुद्र के उस पार गूंज उठी, जो दसियों मील दूर से भी सुनाई दे रही थी। 60-70 लोगों के दिल बैठ गए और उनके चेहरे का रंग और भी बिगड़ गया। हालांकि सौभाग्य से उनकी तरफ एक मध्यवर्ती योद्धा और 5 प्राथमिक योद्धा विशेषज्ञ भी थे, जो इन 6 याओ राक्षसों का सामना करने में सक्षम थे, जबकि तीसरे स्तर से नीचे के अन्य लोगों को क्यूई शोधन क्षेत्र के शिष्यों पर निर्भर रहना पड़ता। चौथे स्तर से ऊपर के याओ बीस्ट के अभाव में ची शोधन चरण के शिष्यों के लिए खतरा कम हो गया था। इसके अलावा अगर कोई वास्तविक जानलेवा खतरा भी होता तो उसका कोई उपाय नहीं था। साधना का मार्ग कभी भी सुगम नहीं होता और हताहत होना अपरिहार्य था। 5वें स्तर का स्पाइक शार्क बीस्ट यांग मिंग की ओर तेजी से बढ़ा। हालांकि उसमें अभी तक मनुष्य जैसी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, फिर भी वह यह महसूस कर सकता था कि इन दुश्मनों में से उसके सामने वाला ही सबसे बड़ा खतरा है। और यांग मिंग भी इस टियर 5 स्पाइक शार्क बीस्ट पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए था। कुछ 100 झांक की दूरी पलक झपकते ही तय हो गई। 70 या 80 ची शोधन चरण शिष्यों ने विभिन्न जादुई कलाकृतियों सोने, चांदी, काले, लाल, सफ़ेद का प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए समुद्र की सतह पर रंगीन रोशनी चमक उठी। ऊर्जा की चमकदार पट्टियां एक दूसरे को काटती और नाचती हुई दिखाई दी, जो एक अद्भुत दृश्य था। अन्य शिष्य मंत्रों का प्रयोग करते हैं, दिव्य शक्ति तकनीक, गहन हिम तकनीक, वज्र तकनीक, दिव्य गति तकनीक, विभिन्न प्रकार की तकनीकें। मंत्र एक के बाद एक प्रकट हुए, सच्ची ऊर्जा का प्रवाह हुआ और समुद्र की सतह पर युद्ध असाधारण रूप से तीव्र था। टियर 5 स्पाइक शार्क बीस्ट और यांग मिंग के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। जूनियर योद्धा ली से लड़ने वाला टियर 4 ऑक्टोपस था, जबकि जूनियर योद्धा हुआन के खिलाफ लड़ने वाला टियर 4 स्पाइक शार्क बीस्ट था। बाकी 3 टियर 4 याओ बीस्ट शेष 3 प्राथमिक योद्धाओं के साथ उलझे हुए थे। इन योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञों को बांधने के बाद शेष असंख्य याओ बीस्ट ने क्यूई शोधन चरण के साधकों पर हमला कर दिया, जो कई लोगों द्वारा कुछ लोगों को धमकाने का मामला था। याओ जानवरों ने एक साधक को घेर लिया था।
कुछ ही क्षण बाद एक चीख सुनाई दी। ची शोधन स्तर 5 एक स्वतंत्र साधक पर 3 दूसरे स्तर की टूना मछलियों ने हमला किया और वह पलक झपकते ही पूरी तरह से खा गया। कुछ ही समय में याओ बीस्ट के हमलों में और भी लोग घायल या मारे गए और कुछ स्पाइक शार्क बीस्ट के विष के संपर्क में आने से मर गए। ये केवल ची शोधन स्तर 6 से नीचे के कर्मियों तक ही सीमित नहीं था, यहाँ तक कि किंग्युआन संप्रदाय के लोग भी इससे प्रभावित हुए। ची शोधन स्तर 7 के एक शिष्य को भी घेरने वाले एक ऑक्टोपस के पेट में खींच लिया गया। मरने से पहले इन लोगों की चीखें लगातार सभी के मनोबल और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रही थीं, जिससे उनमें से कुछ और भी घबरा गए। एक और चाय ब्रेक के बाद किंग्युआन संप्रदाय के एक और क्यूई शोधन स्तर 7 के शिष्य को एक तीसरे स्तर के स्पाइक शार्क जानवर ने घायल कर दिया, जिससे उनका दाहिना पैर घुटने से कट गया। इसके अलावा कई गैर किंग्युआन संप्रदाय के कई अन्य साधकों को भी हताहतों का सामना करना पड़ा। समुद्र की सतह पर दुखद लड़ाई जारी रही, जिसमें दोनों याओ राक्षसों और मनुष्यों दोनों को लगातार जानमाल का नुकसान हो रहा था। याओ राक्षसों की दहाड़ें और मनुष्यों की चीखें आपस में मिल रही थीं, जो कई मील दूर से भी सुनाई दे रही थीं। यांग मिंग ने अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड, जो एक मध्यवर्ती जादुई कलाकृति है, का इस्तेमाल करते हुए टियर 5 के योद्धा के साथ मुकाबला किया। स्पाइक शार्क बीस्ट से मुकाबला कर रहा था और साथ ही अपने आसपास की स्थिति का जायजा भी ले रहा था। उसने देखा कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो भले ही उसकी टीम अंततः जीत जाए, लेकिन यह एक खोखली जीत होगी और ची रिफाइनिंग स्तर 7 और 8 के कर्मियों में और भी अधिक जानमाल का नुकसान होगा। स्थिति आशाजनक नहीं थी, इसलिए उसने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने का फैसला किया। अपना मुंह खोलकर उसने एक छोटा सा पीपा थूका। इस पीपा को आत्मा मंत्र मुग्ध करने वाला पीपा कहा जाता था और यह एक मध्यम स्तर की जादुई वस्तु थी। प्रकट होने के बाद यह हवा में तेजी से फैलकर 3 फीट लंबी हो गई। फिर यांग मिंग ने इसे अपने बाएं हाथ से पकड़ा और अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से हवा में एक हल्की सी लौ को मारा। सच्ची ऊर्जा डाली। पीपा से एक मधुर ध्वनि निकली और समुद्र में एक सुरीली आवाज गूंज उठी, जो यांग मिंग से लहरों की तरह फैलती हुई दूर तक चली गई। ये ध्वनि किसी दिव्य संगीत की तरह थी, जिससे लोग मदहोश हो जाते थे। अचानक इस ध्वनि को सुनने वाले सभी लोग मदहोश हो गए, हालांकि वे जल्दी ही होश में आ गए। नशा उतरने में लगने वाला समय व्यक्ति की शारीरिक शक्ति के सीधे समानुपाती था। शक्ति जितनी अधिक होती, नशे की अवस्था उतनी ही कम समय तक बनी रहती। इसके अलावा ये पीपा से दूरी पर भी निर्भर करता था। पीपा जितना पास होता, प्रभाव उतना ही स्पष्ट होता। यद्यपि ये दिव्य संगीत थोड़े समय के लिए ही चलता था, फिर भी इसके परिणाम स्पष्ट थे। कमजोर शक्ति वाले और दूसरे और पहले स्तर के याओ बीस्ट को आसपास के उन दुश्मनों ने तुरंत मार डाला जो सबसे पहले होश में आ गए थे। पलक झपकते ही कल्टीवेटर और याओ बीस्ट में मरने वालों की कुल संख्या 50 या 60 तक पहुंच गई, जिनमें से अधिकांश थे याओ बीस्ट थे। इस जादुई कलाकृति का इस्तेमाल यांग मिंग ने विशेष रूप से याओ राक्षसों के इस दंगे को शांत करने के लिए किया था। हालांकि यह मित्र और शत्रु में भेद नहीं करती थी, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव याओ राक्षसों पर ही पड़ा और मनुष्यों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। इसलिए याओ राक्षसों में हताहतों की संख्या काफ़ी अधिक थी। का प्रकोप। यांग मिंग लगातार पीपा नहीं बजा सकता था। पहली बात तो ये कि हर बार बजाने पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी, और दूसरी बात ये कि उसके सामने खड़ा 5वें दर्जे का स्पाइक शार्क दानव उसे मौका ही नहीं देता था। वह 5वें दर्जे का स्पाइक शार्क दानव लगभग पूरी तरह से अप्रभावित था। उसने एक दहाड़ के साथ यांग मिंग के पीपा संगीत की शक्ति को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसका प्रभाव काफ़ी कम हो गया। हालांकि पीपा संगीत की शक्ति पर भरोसा करते हुए मानव पक्ष के कई शिष्यों ने, जो ची शोधन चरण में थे, कई याओ राक्षसों को मार गिराया, जिनमें कई तृतीय श्रेणी के राक्षस भी शामिल थे। युद्ध क्षेत्र में स्थिति अचानक मनुष्यों के पक्ष में काफ़ी अनुकूल हो गई। पीपा संगीत के सम्मोहक प्रभाव में ली उपनाम वाले प्राथमिक योद्धा को अपने प्रतिद्वंद्वी एक 4थे दर्जे के ऑक्टोपस को पेट में घायल करने का अवसर मिला। घायल ऑक्टोपस और भी क्रोधित हो गया और ली उपनाम वाले प्राथमिक योद्धा से बेपरवाही से लड़ने लगा। एक पल के लिए ली उपनाम वाला प्राथमिक योद्धा घबरा गया। ध्यान भटकने के कारण उसका दाहिना पैर ऑक्टोपस के टेंटेकल में फंस गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार से टेंटेकल को काटने के इरादे से वार किया। आसमान में काला खून फैल गया। हालांकि ऑक्टोपस का टेंटेकल कट गया था, लेकिन ली उपनाम वाले प्राथमिक योद्धा का दाहिना पैर भी टेंटेकल से इतनी गहराई से जकड़ा हुआ था कि हड्डी दिखाई दे रही थी और लगभग टूट ही गई थी। इस लड़ाई में दोनों पक्षों को चोटें आईं।
दूसरी ओर चौथे दर्जे के स्पाइक शार्क बीस्ट ने तियानकिंग संप्रदाय के नेता एक प्राथमिक योद्धा को घायल कर दिया। एक अन्य प्राथमिक योद्धा जो एक शिथिल साधक था भी घायल हो गया, जबकि एक छोटे संप्रदाय का एक अन्य प्राथमिक योद्धा अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ मारा गया। पीपा संगीत के बीच डू फैंग का ध्यान भी कुछ क्षणों के लिए भटक गया, लेकिन वह तुरंत संभल गया और उसने अपने सामने मौजूद द्वितीय श्रेणी के स्पाइक शार्क बीस्ट को मार गिराया। जब उसे होश आया तो उसके आसपास मौजूद चिशोधन स्तर के 7वें स्तर के कई लोग अभी तक जागृत नहीं हुए थे और नशे की अवस्था में थे, यहाँ तक कि चिशोधन स्तर के 8वें स्तर के कुछ शिष्य भी अभी तक जागृत नहीं हुए थे। डू फैंग पीपा की ध्वनि की शक्ति से चकित था और उससे भी अधिक आश्चर्यचकित था कि वह इतनी कम समय में होश में कैसे आ गया। क्या यह उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना के कारण था? कुछ देर सोचने के बाद उसने अनुमान लगाया कि इसका संबंध पंचतत्वों की दिव्य तलवार से हो सकता है। दिव्य तलवार से प्राप्त पोषण के कारण उसकी आध्यात्मिक चेतना अपेक्षाकृत प्रबल थी। उसने अनुमान लगाया कि इस सम्मोहक पीपा संगीत का प्रभाव आध्यात्मिक चेतना की प्रबलता से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनकी आध्यात्मिक चेतना चिशोधन चरण के 8वें स्तर पर एक औसत शिष्य की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। मनमोहक पीपा संगीत के प्रभाव में याओ राक्षसों की संख्या लगभग 50 या 60 थी, जबकि मनुष्यों की संख्या केवल 6 या 7 थी। परिणामस्वरूप 70 या 80 याओ राक्षस बचे थे, जबकि मानव पक्ष में केवल लगभग 50 लोग ही रह गए थे। हालांकि शुरुआत की स्थिति की तुलना में ये काफ़ी बेहतर था। अचानक सभी में नई ऊर्जा का संचार हुआ, उनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया और जादुई कलाकृतियों पर उनका नियंत्रण और भी सहज हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि युद्ध की स्थिति मनुष्यों के पक्ष में जा रही है। डू फैंग अकेले नहीं लड़ रहा था, वह किंग्युआन संप्रदाय के चिशोधन चरण के 9वें स्तर के एक शिष्य के ठीक पीछे चल रहा था। उसने केवल द्वितीय श्रेणी के याओ राक्षसों को ही प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना और तृतीय श्रेणी के राक्षसों से पीछे हटकर उन्हें उस शिष्य के भरोसे छोड़ दिया। अपनी ताकत के दम पर वह दूसरे दर्जे के याओ राक्षसों से आसानी से निपट सकता था, लेकिन अगर तीसरे दर्जे का कोई राक्षस कमजोर होता तो वह उसे भी मार सकता था। अगर वह उससे ज़्यादा ताकतवर होता तो वह खुद हार जाता। युद्ध शुरू होने के बाद से ही वह लगभग 10 द्वितीय श्रेणी के याओ राक्षसों और 2 तृतीय श्रेणी के याओ राक्षसों को मार गिरा चुका था। ये कहा जा सकता है कि उसका प्रदर्शन शानदार था। डू फैंग ने तृतीय श्रेणी के याओ राक्षसों से अकेले लड़ने से भी सावधानीपूर्वक परहेज किया था। हालांकि चीजें बिल्कुल उसकी योजना के अनुसार नहीं हुईं। दूसरे दर्जे के स्पाइक शार्क बीस्ट को मारने और 3 हड्डी के कांटे लेने के बाद उसके पीछे तीसरे दर्जे का एक ऑक्टोपस प्रकट हुआ, जिसकी लंबी सूंडें डू फैंग की पीठ पर वार करने लगीं। जैसे ही वह तंतु डू फैंग पर वार करने वाला था, उसने तुरंत उसे भांप लिया। जल्दबाजी में उसने अपने शरीर की वास्तविक ऊर्जा का संचार किया। उसके पीछे चांदी जैसी चमकती रोशनी दिखाई दी और एक चांदी सफ़ेद ढाल प्रकट हुई, जिसने वार को रोक दिया। हालांकि इस जोरदार प्रहार को सहते हुए ढाल से तुरंत चटकने की आवाज़ आई और उस पर एक दरार पड़ गई। पता चला कि लड़ाई शुरू होते ही उसने अपने पीछे एक ढाल रख ली थी। ये तलवार चर्चा सम्मेलन जीतने के इनामों में से एक थी। सौभाग्य से उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, अन्यथा इस हमले में उसकी आधी जान चली जाती। ढाल ने ऑक्टोपस के हमले के अधिकांश हिस्से को बेअसर कर दिया, लेकिन फिर भी उसका एक छोटा सा हिस्सा डू फैंग के शरीर पर लगा। वह अनियंत्रित होकर आगे की ओर उड़ गया और उसके मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी। डू फैंग ने हवा में ही अपने शरीर की जांच की। सौभाग्य से उसे केवल मामूली चोटें आई थीं, कोई गंभीर आघात नहीं। ऑक्टोपस के हमले की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने हवा में झूलने के लिए गति का लाभ उठाया। रिंग से एक लंबी चापाकार गहरी सुनहरी रोशनी फैली, जिसने उसके सामने मौजूद 2 टूना को प्रहार किया। इसने एक टूना के शरीर के मध्य में एक लंबा घाव कर दिया, जिससे वह दूसरे दर्जे का टूना तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गया। दूसरे को भी मामूली चोटें आईं। इसके बाद डू फैंग ने खुद को संभाला, अपनी सांसों को थोड़ा नियंत्रित किया और लड़ाई में फिर से शामिल हो गया। जहां तक उस तीसरे दर्जे के ऑक्टोपस की बात है जिसने उस पर हमला किया था, उसे पास के ही किंग्युआन संप्रदाय के चिशोधन चरण के 9वें स्तर के शिष्य ने रोक दिया। यांग मिंग ने 5वें दर्जे के स्पाइक शार्क बीस्ट से लड़ते हुए साथ ही अपनी उंगली फिर से झटक दी। ट्रूची की एक हल्की सी धारा पीपा से टकराए और एक मधुर हल्की सी झनकार समुद्र की सतह पर फिर से गूंज उठी। हालांकि उन्होंने इसे कई बार अनुभव किया था, पीपा की ध्वनि के बाद हर कोई खुद को रोक नहीं पाता था और क्षण भर के लिए मदहोश हो जाता था। हालांकि
सतर्क रहने के कारण उनका ध्यान पिछली बार की तुलना में कम समय के लिए भटका, लेकिन लड़ाई में इतना कम समय भी काफ़ी होता है। इस प्रकार इस समुद्री क्षेत्र में एक बार फिर भीषण नरसंहार छिड़ गया। कुछ ही समय में दर्जनों और याओ राक्षस मारे गए या घायल हो गए, और मानव पक्ष को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। वर्तमान में 30 से भी कम लोग ऐसे बचे हैं जो या तो घायल नहीं हुए हैं या मामूली रूप से घायल हुए हैं और अभी भी लड़ने में सक्षम हैं। बाकी सभी गंभीर रूप से घायल हैं। याओ बीस्ट्स की तरफ से आधे से अधिक फिर से हताहत हुए, केवल 30 या 40 याओ बीस्ट्स ही अनहार्म्ड बचे। इन कुछ भीषण नरसंहारों के बाद यांग मिंग के 100 झांक के दायरे में उससे लड़ रहे 5वें दर्जे के स्पाइक शार्क बीस्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति या जानवर नहीं बचा था। हर कोई और हर समुद्री जीव यांग मिंग से दूर रहने को तैयार था, इस डर से कि वह फिर से उस पीपा का इस्तेमाल कर सकता है। ये देखकर यांग मिंग के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसे ही वह किसी भी दिशा में बढ़ता, उस क्षेत्र के लोग और समुद्री जीव तुरंत उससे दूर हट जाते। लाचार होकर उसे पीपा को एक तरफ रखकर अपने सामने मौजूद याओ राक्षस से पूरी ताकत से लड़ना पड़ा। अब याओ राक्षसों की तरफ तीसरे दर्जे के अधिकांश राक्षस या तो मारे गए थे या घायल हो गए थे, 20 से भी कम बचे थे। उन्होंने बचे हुए दूसरे दर्जे के याओ राक्षसों का नेतृत्व करते हुए चिशोधन चरण में मौजूद कई लोगों से भिड़ गए और अराजक युद्ध में विभिन्न राक्षसी तकनीकों का प्रयोग किया। डू फैंग अभी भी किंग्युआन संप्रदाय के 9वें स्तर के चिशोधन चरण के उस शिष्य के ठीक पीछे चल रहा था। ये जानना महत्वपूर्ण है कि इस बार नानयांग शहर आए शिष्य किंग्युआन संप्रदाय के कुलीन शिष्य थे और उनकी शक्ति उसी स्तर के सामान्य शिष्यों से कहीं अधिक थी। उसी संप्रदाय के अपने वरिष्ठ भाई की सहायता से डू फैंग पर दबाव काफ़ी कम हो गया था। साथ ही उसकी अपनी शक्ति भी कमज़ोर नहीं थी, इसलिए यदि युद्ध में उसका सामना किसी शक्तिशाली तृतीय श्रेणी के याओ राक्षस से न हो तो वह उसे आसानी से संभाल सकता था। हालात को बिगड़ता देख यांग मिंग ने गहरी आवाज में कहा, सभी लोग शाली की लकड़ी की नाव पर सवार होकर फुनान द्वीप की ओर पीछे हटें। वह सबसे पहले लकड़ी की नाव की ओर बढ़ा। ये सुनकर चिशोधन अवस्था में मौजूद शिष्य धीरे धीरे शाली की लकड़ी की नाव की ओर एकत्रित हुए और जल्द ही सभी उस पर सवार हो गए। किंग्युआन संप्रदाय के 2 प्रमुख योद्धा, जिनका उपनाम हुआंग और ली था, भी शाली की लकड़ी की नाव पर सवार हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हल्के से सिर हिलाया और एक साथ अपने हाथों में मौजूद आध्यात्मिक तलवारों को ऊपर की ओर उछाल दिया। तुरंत ही दोनों आध्यात्मिक तलवारें 2 ड्रैगन में परिवर्तित हो गईं, एक पीला और एक सफ़ेद, और याओ राक्षसों की ओर झपटी। उनके सामने पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना मुंह खोला और आग की लपटें निकलीं, जो सामने खड़े याओ राक्षसों की ओर जलने लगीं। 2 चौथे दर्जे के स्पाइक शार्क जैसे राक्षसों ने भी इसी तरह अपना मुंह खोला और जोर से सांस ली, जिससे आसपास का समुद्री पानी उनके मुंह में समा गया। फिर उन्होंने जोर से थूका और बाल्टी जितना मोटा पानी का एक तीर सीधे उनके मुंह से निकला, जो सामने से आ रही लपटों से टकरा गया। हालांकि जल तीर सभी लपटों को बुझाने में विफल रहा, लेकिन इस तरह के अवरोध के बाद लपटों की शक्ति न्यूनतम हो गई और उन समुद्री जीवों को कोई घातक क्षति नहीं पहुंचा सकी। अत्यंत कमजोर। हालांकि किंग्युआन संप्रदाय के 2 प्रमुख योद्धाओं के तरीके स्पष्ट रूप से इतने सरल नहीं थे। अपनी आध्यात्मिक तलवारें फेंकते समय एक ने अपनी बाईं हथेली का और दूसरे ने अपनी दाहिनी हथेली का इस्तेमाल किया, उन्हें हवा में जोड़ते हुए, जबकि उनके दूसरे हाथों ने अजीबोगरीब मंत्रों का जाप किया। आगे बढ़ने से पहले सीधी हथेलियों से अपने सामने एक वृत्त बनाया। चकाचौंध भरी चांदी सफ़ेद रोशनी से जगमगाते 2 वृत्त तेजी से याओ राक्षसों की ओर बढ़े। उड़ान के दौरान वे तेजी से पास आए और उनका विलय हो गया, अंततः एक एकल प्रभामंडल में तब्दील हो गए। ये प्रभामंडल लगातार घूमता रहा और बड़ा होता गया। जब तक ये समुद्री राक्षसों तक पहुंचा, तब तक इसका आकार 5 झांग हो चुका था। वृत्त के किनारे प्रकाश की किरणों से बने थे, जो एक झांग लंबी नुकीली तलवारों का रूप ले रहे थे। वृत्त से निकलने वाला आध्यात्मिक दबाव बहुत अधिक था, यहाँ तक कि चिशोधन चरण में कमज़ोर शिष्य भी इसे सहन नहीं कर सके। पहले से घायल कई लोग वृत्त के शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव से कुचल गए, जिससे उनकी चोटें और भी बढ़ गईं और उन्हें खून की उल्टी होने लगी। जैसे ही प्रभामंडल पास आया, याओ राक्षसों ने शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव महसूस किया और पीछे हटने के लिए विवश हो गए, लेकिन वे प्रभामंडल की गति से नहीं चल पाए। पल भर में 1 दर्जन से अधिक द्वितीय और तृतीय श्रेणी के याओ राक्षस तेजी से घूमती प्रकाश की तलवारों की चपेट में आ गए, तुरंत 2 टुकड़ों में कट गए और मौके पर ही मर गए। बचे हुए समुद्री जीव और भी ज्यादा घबरा गए और भागने के लिए इधर उधर बिखर गए, हालांकि उनमें से कई प्रभामंडल पर लगे प्रकाश के ब्लेड से घायल हो गए।
चौथे स्तर के 2 याओ बीस्ट भी हेलो के हमले का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने अपना मुंह खोलकर बड़ी मात्रा में समुद्री जल अंदर खींचा और फिर पानी का पर्दा उगलकर अपने सामने एक रक्षा कवच बना लिया। जैसे ही पानी का ये पर्दा प्रभामंडल के संपर्क में आया, वह तुरंत ढह गया, लेकिन इससे प्रभामंडल की शक्ति थोड़ी कमजोर जरूर हो गई। ये देखकर याओ दानव ने पीछे हटते हुए रक्षात्मक जल की चादरें फैला दीं। इस प्रकार 100 झांक से अधिक समय तक पीछा करने के बाद प्रभामंडल धीरे धीरे मंद पड़ गया और अंततः गायब हो गया। हालांकि उस प्रभामंडल के कारण 20 से अधिक याओ बीस्ट मारे गए और 10 से अधिक अन्य घायल हो गए। बहुत कम याओ बीस्ट बचे होने के कारण वे भयभीत थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। 5वें स्तर के स्पाइक शार्क बीस्ट ने यांग मिंग को घूर कर देखा, अपना सिर उठाया और जोर से दहाड़ा, फिर मुड़कर तैरकर दूर चला गया। शेष बचे हुए याओ बीस्ट भी मुड़कर स्पाइक शार्क बीस्ट के पीछे पीछे तेजी से तैरने लगे और जल्द ही समुद्र की सतह से ओझल हो गए। दो किंग्युआन संप्रदाय के प्राथमिक योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति से 2 वृत्त सम्लन दिव्य क्षमता का प्रयोग किया था, जो स्पष्ट रूप से बहुत कठिन था। इस समय दोनों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे अपनी वास्तविक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए पालथी मारकर बैठ गए। चूंकि यांग मिंग को उनके रक्षक के रूप में कार्य करना था, इसलिए वह याओ राक्षसों का पीछा करने में असमर्थ था और ऊर्जा शोधन चरण में शेष शिष्य तो पीछा करने में और भी कम सक्षम थे। उन्हें एक अंतर्निहित भय महसूस हो रहा था, एक मध्यवर्ती योद्धा क्षेत्र के साथ। विशेषज्ञ के नेतृत्व में भी उन्हें इस युद्ध में इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। यदि और अधिक याओ राक्षस होते तो परिणाम अकल्पनीय होते। इस प्रकार सभी लोग अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए नाव पर बैठ गए। अगली सुबह शाली की लकड़ी की नाव वापस उसी मार्ग पर चल पड़ी। फुनन द्वीप की ओर वापस अपने मार्ग पर चल पड़ी। याओ राक्षसों के विरुद्ध इस युद्ध में याओ राक्षसों और मनुष्यों दोनों को ही अपनी मूल ऊर्जा में भारी हानि हुई थी। में भारी कमी आई। याओ राक्षसों की ओर से 200 से अधिक राक्षसों में से केवल 20 या 30 ही बचे, यानी लगभग 90% की हानि हुई। मानवीय पक्ष की बात करें तो 80 से अधिक लोगों में से आधे से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए, 27 मृत, 10 गंभीर रूप से घायल और 13 मामूली रूप से घायल। किंग्युआन संप्रदाय के शिष्यों को सबसे कम नुकसान हुआ। क्यूई शोधन स्तर 9 के 6 शिष्यों में से 3 घायल हुए। क्यूई शोधन चरण 8 के 8 शिष्यों में से 3 मामूली रूप से घायल हुए और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। 14 शिष्यों में से 3 को मामूली चोटें आईं और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। क्यूई शोधन स्तर 7 3 की मृत्यु हो गई, 1 गंभीर रूप से घायल हुआ और 1 को मामूली चोटें आईं। किंग्युआन संप्रदाय के शिष्यों को सबसे कम नुकसान होने का मुख्य कारण ये था कि उनकी कुल शक्ति अपेक्षाकृत अधिक थी और वे मूल रूप से एक दूसरे की मदद करते हुए आमने सामने की लड़ाई लड़ने के बजाय समूहों में लड़ रहे थे। ये था कि उनकी समग्र शक्ति अपेक्षाकृत अधिक थी और वे मूल रूप से एक दूसरे की मदद करते हुए याओ राक्षसों, जिससे चोट लगने की संभावना कम हो गई थी। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स के हमले में डूफैंग को केवल मामूली चोटें आई थीं और 1 दिन के उपचार के बाद वह मूल रूप से ठीक हो गया था। उसे लगा कि इस समुद्री युद्ध से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ है। उसने न केवल एक योद्धा वर्ग के विशेषज्ञ के मंत्र और दिव्य क्षमता को देखा था, बल्कि उसने स्पाइक शार्क, ऑक्टोपस और टूना सहित 1 दर्जन से अधिक याओ राक्षसों को घायल और मार भी डाला था। साथ ही उसने इन समुद्री राक्षसों से कुछ मूल्यवान वस्तुएं भी प्राप्त की थीं, जैसे स्पाइक शार्क के कांटे और टूना के शल्क, जिन्हें काफ़ी मात्रा में चियुआन गोलियों के बदले बेचा जा सकता था बाजार में। हालांकि इनकी तुलना में प्राप्त सबसे मूल्यवान वस्तु तृतीय श्रेणी की थी। स्पाइक शार्क बीस्ट मॉन्स्टर कोर थी। ये जानना ज़रूरी है कि याओ बीस्ट से मॉन्स्टर कोर प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि सभी याओ बीस्ट के शरीर में ये मौजूद नहीं होते। आमतौर पर याओ बीस्ट का स्तर जितना ऊंचा होता है, मॉन्स्टर कोर मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। 5वें स्तर से ऊपर के लगभग सभी याओ बीस्ट के शरीर में मॉन्स्टर कोर होते हैं, लेकिन स्तर बढ़ने के साथ साथ उनकी शक्ति भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है, जिससे उन्हें मारना बेहद मुश्किल हो जाता है। के शरीर में मॉन्स्टर कोर होते हैं, लेकिन स्तर बढ़ने के साथ साथ उनकी शक्ति भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती जाती है, जिससे याओ बीस्ट को और मॉन्स्टर कोर प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मॉन्स्टर कोर औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। वे कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक पौधों का स्थान ले सकते हैं और आध्यात्मिक औषधियों का स्थान ले सकते हैं, इसलिए उनकी कीमत भी काफ़ी अधिक होती है। अक्सर एक एकल तृतीय स्तरीय मॉन्स्टर कोर सैकड़ों डॉलर में बिक सकता है, चियुआन गोलियों में बिक सकता है।
जब यांग मेंग के नेतृत्व वाली गश्ती टुकड़ी लौटी तो उसके नेतृत्व वाली गश्ती टुकड़ी लौटा तो वांग उपनाम वाले प्राथमिक योद्धा और अन्य 2 अभी तक नहीं लौटे थे, जिससे सभी को थोड़ी चिंता हुई। ये समूह उसी शाम तक वापस लौटा और जब वे वापस पहुंचे तो उनकी हालत बहुत दयनीय थी। फुनान द्वीप पर वापस पहुंचे तो उनकी हालत बहुत दयनीय थी। जब वे रवाना हुए थे तब उनके साथ 77 लोग थे, लेकिन केवल 42 ही वापस लौटे, यानी लगभग आधे लोगों का नुकसान हुआ, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें गहरा सदमा लगा। पूछने पर उन्हें पता चला कि उन तीनों के नेतृत्व वाले समूह का भी तीसरे दिन याओ राक्षसों के झुंड से सामना हुआ था। 5 चौथे स्तर के स्पाइक शार्क राक्षसों, ऑक्टोपस और टूना के नेतृत्व में 200 से अधिक याओ राक्षसों ने उन पर हमला किया था। हालांकि उन्होंने अंततः याओ राक्षसों के झुंड को खदेड़ दिया था, लेकिन उनकी मूल ऊर्जा को भी भारी नुकसान पहुंचा था और भारी संख्या में लोग हताहत हुए थे। उस रात योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने स्थिति पर चर्चा की और महसूस किया कि यह उनकी प्रारंभिक अपेक्षाओं से कहीं अधिक गंभीर थी। पिछले समुद्री जीव विद्रोहों की तुलना में तीसरे स्तर से ऊपर के याओ जीवों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जो सामान्य संख्या से 2 गुनी से भी अधिक थी। इसके अलावा 5वें स्तर के याओ जीव भी प्रकट हो चुके थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये याओ जीव भी मनुष्यों की शक्ति के अनुसार अपने समकक्ष याओ जीवों को हमले के लिए भेज रहे थे। यदि ऐसा होता तो ये भयावह होता, जो ये दर्शाता कि याओ बीस्ट्स के बीच और भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद थे, जिनमें मानव जैसी बुद्धि रखने वाले याओ बीस्ट छाया में रहकर आदेश दे रहे थे। वह कम से कम 7वें स्तर का याओ बीस्ट होगा, जो मनुष्यों के बीच एक जूनियर वॉर जनरल के बराबर होगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। याओ राक्षसों के खिलाफ ये लड़ाई दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह कही जा सकती है। यांग मेंग और अन्य लोगों ने 2 महीने के लिए साप्ताहिक गश्त को अस्थायी रूप से स्थगित करने और आराम करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने अपने अपने संप्रदाय और परिवार को संदेश भेजकर यहाँ की स्थिति की जानकारी दी और अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया। 2 महीने के विश्राम की सूचना मिलने के बाद डू फैंग बेहद खुश हुआ। वह इन 2 महीनों का सदुपयोग साधना में कर सकता था। इस युद्ध के बाद उसे अपनी शक्ति का बेहतर अंदाजा हो गया था। अनेक याओ राक्षसों के सामने किसी व्यक्ति की शक्ति वास्तव में सीमित होती है और सावधानी न बरतने पर वह मौके पर ही गिर सकता है। अगर उसने पहले से ही वह रक्षात्मक कवच तैयार न किया होता तो ऑक्टोपस के हमले में उसकी मौत हो जाती या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, जिसके लिए उसे कई महीनों तक ठीक होने की आवश्यकता होती। डू फैंग ने मॉन्स्टर कोर को छोड़कर बाकी सब कुछ बेच दिया। उसके बदले में उसने कई बोतल क्यूई युआन गोलियां लीं और अपने निवास में बंद दरवाजों के पीछे रहकर शांत ध्यान में लीन रहा। ऐसे समय और ऐसी परिस्थितियों में हर समय अच्छी स्थिति बनाए रखने से ही जीवित रहने की अधिक संभावना प्राप्त हो सकती है। किंग्युआन संप्रदाय सहित विभिन्न संप्रदायों और परिवारों से अतिरिक्त सैनिक अंततः पहुंच गए। किंग्युआन संप्रदाय से फुनान द्वीप पर पहुंचने वाले सुदृढ़ीकरण के दूसरे दल में कुल 34 लोग थे, जिनका नेतृत्व एक मध्यवर्ती योद्धा स्टीवर्ड लियू कर रहे थे। साथ ही 3 प्राथमिक योद्धा और 30 शिष्य भी थे जो ची शोधन स्तर 6 या उससे ऊपर के थे। तियानकिंग संप्रदाय से भेजी गई अतिरिक्त सेना में एक मध्यवर्ती योद्धा, 2 प्राथमिक योद्धा और ची शोधन चरण में 20 शिष्य शामिल थे। अन्य छोटे संप्रदायों और परिवारों से भी उनकी संबंधित शक्तियों के आधार पर अतिरिक्त सेना भेजी गई थी। नानलिंग प्रांत में तियानकिंग संप्रदाय दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय था, जो केवल किंग्युआन संप्रदाय से पीछे था। हालांकि इस संप्रदाय में प्राथमिक युद्ध सेनापति स्तर के विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्नत योद्धा स्तर के कई वरिष्ठ शिष्य मौजूद थे। संप्रदाय में शिष्यों की कुल संख्या लगभग 500-600 थी, जो किंग्युआन संप्रदाय की तुलना में काफ़ी अधिक थी। इसके अतिरिक्त एक और सैन्य टुकड़ी थी जो किसी प्रमुख स्कूल या परिवार से संबंधित नहीं थी। ये नानलिंग प्रांत के प्रीफेक्चर लॉर्ड्स मैंशन से संबंधित बल था। इस बल को भी कम नहीं आंका जा सकता था, जिसमें एक मध्यवर्ती योद्धा, 3 प्राथमिक योद्धा और 30 ची शोधन चरण के कर्मी शामिल थे। पता चला कि नान्यांग शहर से सूचना मिलने के बाद किंग्युआन संप्रदाय ने एल्डटाई और ये के साथ विभिन्न प्रबंधकों से इस पर चर्चा की। उन सभी को लगा कि यह समुद्री राक्षस विद्रोह पहले के छोटे मोटे समुद्री राक्षस विद्रोहों से कहीं अधिक गंभीर होगा और स्थिति और भी भयावह होगी। इसलिए उन्होंने नानलिंग प्रांत के प्रीफेक्चर लॉर्ड्स मैंशन को स्थिति की सूचना दी, जिसने सहायता के लिए सेना भेजी, क्योंकि नान्यांग शहर भी नानलिंग प्रांत के अधिकार क्षेत्र में आता था। विभिन्न गुटों से अतिरिक्त सैनिकों के आने से इस छोटे से फुनान द्वीप पर मानव साधकों की शक्ति अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई थी। इस समय
कुल 4 मध्यवर्ती योद्धा थे, जिनमें से 2 किंग्युआन संप्रदाय से थे, जिनका नाम यांग मिंग और स्टीवर्ट लियू था, एक तियानकिंग संप्रदाय से और एक प्रीफेक्चर लॉर्ड्स मैंशन से था। वहां 21 प्राथमिक योद्धा थे, जिनमें से 8 किंग्युआन संप्रदाय से, 4 तियानकिंग संप्रदाय से, 3 प्रीफेक्चर लॉर्ड्स मैंशन से और 6 अन्य प्रमुख परिवारों, छोटे स्कूलों और स्वतंत्र साधकों से थे। चिशोधन स्तर 6 या उससे ऊपर के लगभग 200 शिष्य थे। फुनान द्वीप पर चिशोधन स्तर 5, 4 और 3 के 1000 से अधिक कर्मी भी रहते थे। फुनान द्वीप पर किंग्युआन संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 84 तक पहुंच गई थी, जिनमें 2 मध्यवर्ती योद्धा, 8 प्राथमिक योद्धा और चिशोधन चरण में 74 शिष्य शामिल थे। ऐसी शक्ति को कमजोर नहीं माना जा सकता था। चर्चा के बाद योद्धा क्षेत्र के 25 विशेषज्ञों ने पिछले सबक से सीख लेने और अपने कर्मियों को और अधिक केंद्रित करने का निर्णय लिया। उन्हें कुल मिलाकर 2 गश्ती समूहों में संगठित किया गया। पहले समूह में किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य शामिल थे और दूसरे समूह का नेतृत्व प्रीफेक्चर लॉर्ड्स मैंशन और तियानकिंग संप्रदाय द्वारा किया गया, जिसमें शेष स्कूलों, परिवारों और स्वतंत्र साधकों के 130 लोग शामिल थे। ये व्यवस्था मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई थी कि किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते थे और उनकी युद्ध शक्ति अधिक थी, इसलिए उनकी संख्या कम थी। व्यवस्थाएं हो जाने के बाद उन्होंने घोषणा की कि 1.5 महीने बाद सभी लोग याओ राक्षसों की तलाश करने और उनसे लड़ने के लिए फिर से समुद्र में जाएंगे। डू फैंग ने इस समय का सदुपयोग करते हुए लगन से साधना की। कुछ समय पहले उन्हें लगा कि उनकी साधना शक्ति के शोधन स्तर 7 के शिखर पर पहुंच चुकी है और वे एक अभूतपूर्व प्रगति के निकट हैं। अब साधना के ये 2 महीने शक्ति शोधन स्तर 8 में प्रगति प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। फुनान द्वीप पर सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था। डू फैंग प्रतिदिन चिहुआन की गोली लेता था और लगन से साधना करता था, समुद्र में जाने से पहले ची शोधन के 8वें चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करता था। डू फैंग ने ध्यान से धीरे धीरे सांस छोड़ी और आंखें खोलीं। अपने शरीर में अधिक शक्तिशाली सच्ची ची ऊर्जा का अनुभव करते हुए उनकी आंखों में एक चमक कौंधी। अंततः वे ची शोधन के 8वें चरण में प्रवेश कर चुके थे। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उठे और दरवाजा खोला। दूर से उगते सूरज की 10,000 किरणें समुद्र की सतह पर बिखर गईं, जिससे पूरा समुद्र लगभग लाल हो गया। डू फैंग जीवन की सुंदरता को महसूस किए बिना नहीं रह सका और उसका मन प्रसन्न हो गया। हालांकि कुछ दिनों में फिर से समुद्र में जाकर याओ राक्षसों से लड़ने का ख्याल और यह न जानना कि क्या वह वापस आकर इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले पाएगा, उसे उदास कर रहा था। गश्त का एक और दिन था। जब किंग्युआन संप्रदाय के कई शिष्यों ने देखा कि डू फैंग की साधना में फिर से प्रगति हुई है, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। डू फैंग की साधना की प्रगति की गति को महसूस करते हुए वे आश्चर्यचकित और ईर्ष्यालु दोनों थे। आखिरकार इस समय थोड़ी अधिक शक्ति का अर्थ ही जीवित रहने की थोड़ी अधिक संभावना थी। ये कहा जा सकता है कि डू फैंग वर्तमान में किंग्युआन संप्रदाय के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य बन चुके थे। उनकी आयु 15 वर्ष से भी कम थी और वे ऊर्जा शोधन के 8वें चरण में पहुंच चुके थे। इन कुछ वर्षों में डू फैंग ने लगभग हर 6 महीने में एक स्तर की उन्नति की थी। इस साधना गति के अनुसार वे 1 वर्ष में प्राथमिक योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे, और किंग्युआन संप्रदाय में 20 वर्ष की आयु से पहले ही चिशोधन स्तर 6 तक साधना कर पाना बहुत ही तेज गति मानी जाती थी। चिशोधन अवस्था में 74 शिष्य और योद्धा क्षेत्र के 10 विशेषज्ञ 4 शाली लकड़ी की नावों में सवार होकर गश्ती मार्ग पर निकल पड़े। ये गश्ती दल पहले से अधिक सतर्क था, इसलिए गति थोड़ी धीमी थी। 4 दिन बाद सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ फुनान द्वीप लौट आए और दूसरे समूह को भी कोई लाभ नहीं हुआ। पिछली बार भारी नुकसान झेलने के बाद याओ बीस्ट उभरते हुए प्रतीत हो रहे थे और अब दिखाई नहीं दे रहे थे, या शायद वे किसी बड़ी कार्रवाई की योजना बना रहे थे। 2-3 बार ऐसा होने के बाद योद्धा क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने व्यापक और अधिक सावधानीपूर्वक खोज करने के लिए मार्ग बदलने का निर्णय लिया। प्रत्येक गश्त का समय भी बढ़ गया, जिससे एक पूरा चक्कर लगाने में 6 दिन लगने लगे। हालांकि इसके बावजूद कभी कभार 1 दर्जन या 20 समुद्री जीवों से सामना होने के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 3 महीने बीत जाने के बाद भीड़ में कई तरह के विचार और अटकलें थीं। क्या इसका कारण ये था कि पिछली लड़ाई के बाद याओ राक्षस बुरी तरह घायल हो गए थे और मनुष्यों पर हमला करने के लिए बाहर आने में असमर्थ थे, इसलिए वे सभी गहरे समुद्र में छिप गए थे? या क्या याओ राक्षसों को पता था कि मनुष्य की शक्ति अधिक है, इसलिए वे खुद को प्रतिद्वंद्वी नहीं मानते थे और बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे?
या क्या याओ राक्षस अपने जैसे और जीवों को इकट्ठा कर रहे थे, किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे? योद्धा क्षेत्र के कई विशेषज्ञों को भी कुछ अजीब सा लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि याओ राक्षस इतने लंबे समय से प्रकट क्यों नहीं हुए थे। क्या वे सचमुच बाहर आने से डर रहे थे? लेकिन पिछली बार याओ राक्षसों के संगठित व्यवहार को याद करते हुए ये संभावना कम ही लग रही थी। क्या वे किसी नए हमले की तैयारी कर रहे थे? इस संभावना को सोचते हुए चिशोधन चरण में मौजूद उन शिष्यों को, जिन्होंने पिछली महान लड़ाई देखी थी, एक अजीब सा डर सता रहा था। डू फैंग को भी कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। उसे हमेशा लगता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ होने वाला है, जिससे उसे हल्की सी बेचैनी महसूस होती थी, लेकिन वह ठीक नहीं बता सकता था कि गड़बड़ कहाँ है। ये बस एक सहज प्रतिक्रिया थी। फुनान द्वीप पर आए हुए उसे 1 साल हो गया था और उसे पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। उसे यकीन था कि यह बिना किसी कारण के नहीं होगा, लेकिन उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या करना है, इसलिए उसे छुपकर रहना पड़ता था, चाहे वह समुद्र में गश्त के लिए जाए या द्वीप पर। जिस दिन वह गश्त से लौटा, उस दिन देर रात अपने कमरे में ध्यान कर रहा था, तभी अचानक उसे बाहर से एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, सब लोग ध्यान दें, याओ जानवर हमला कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से यांग मेंग की आवाज़ थी। डू फैंग चौंक गया। क्या याओ राक्षस खुद पहल करके दरवाजे पर आ गए? उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दिन में ही लौटेंगे और रात में अचानक हमला कर देंगे। लगता है कुछ दिन पहले उसे जो आशंका हुई थी वह सच हो गई। उसने तुरंत अपनी पवन नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल किया और तेजी से बाहर निकल गया। इस समय बाहर का वातावरण काफ़ी चहल पहल भरा था। कई शिष्य और याओ राक्षस आपस में लड़ रहे थे, जादुई कलाकृतियां हवा में लहरा रही थीं, रंग बिरंगी रोशनी चमक रही थी और सच्ची ऊर्जा का प्रवाह तेज था। बीच बीच में मनुष्यों की 1-2 चीखें और याओ राक्षसों की अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। फुनान द्वीप पर चिशोधन स्तर 6 या उससे ऊपर के 200 से अधिक साधकों के अलावा चिशोधन स्तर 3 से 5 तक के कई मानव साधक भी थे, जिनकी कुल संख्या 1000 थी। मनुष्य अपेक्षाकृत घनी आबादी में रहते थे, सभी फुनान द्वीप के दक्षिणी भाग में। इस समय जून की रात थी, इसलिए ये ठीक से देखना असंभव था कि कितने याओ राक्षस हमला कर रहे थे, और न ही यह पता था कि कितने लोग मारे गए थे। हालांकि समय समय पर सुनाई देने वाली चीखों से यह स्पष्ट था कि मरने वालों की संख्या कम नहीं थी।